मेरे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बड़ा। और उस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें दिखानी है, आपको पढ़ानी है, वो मैं यहाँ पे मेंशन, वैसे तो मेंशन है लेकिन मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी उसमें बताता हूँ, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और उसमें सिस्टम डी वर्सेस INIT, ये एक पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताना है। और उसके बाद लिनक्स में सर्विसेज एंड टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं। लिनक्स की मशीन को सर्विसेज एंड टारगेट्स, लिनक्स की मशीन का बूट प्रोसेस मैंने आपको बताना है, और वो चाहे बायोस के केस में हो या वो UEFI के केस में हो, वो मैंने आपको बताना है। और उसके बाद मैंने आपको रूट के पासवर्ड की रिकवरी बतानी है। फिर मैंने आपको जो है वो जो इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको ग्रब रिकवरी के ऑप्शन बताने हैं दोनों केसेस में। अगर बायोस है या UEFI है तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है। और उसके बाद अगर आपको इमरजेंसी मोड में सिस्टम पहुंचा रहा है तो इमरजेंसी मोड से रिकवरी आपको कैसे करनी है, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। एक है, बल्कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया FSTab और FSCK। और उसके अलावा जो है वो अगर आपको इमरजेंसी मोड से रिकवरी करनी है, ग्रब की रिकवरी करनी है, रूट का पासवर्ड, बूट प्रोसेस के बाद मैंने एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना है कि ऑन बूट टारगेट सिलेक्शन, ये भी एक ऑप्शन है जो मैंने आपको बताना है। पासवर्ड की रिकवरी, ग्रब की रिकवरी, इमरजेंसी मोड, FSTab और ठीक है जी। अच्छा, जो मेरे पास टॉपिक है वो सर्विस मैनेजमेंट एंड बूट ट्रबल शूटिंग का टॉपिक है। सर्विस मैनेजमेंट क्या होती है, सर्विस मैनेजमेंट को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा टॉपिक भी है कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज सिस्टम डी। ठीक है, तो सर्विस मैनेजमेंट एंड बूट ट्रबल शूटिंग मेरा टॉपिक है। उस टॉपिक को अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊं तो उसमें सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि व्हाट इज सिस्टम डी। RHEL रेड हैट के अंदर, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 1 से, या जब से रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स आई है उस वक्त से और RHEL 6 तक रेड हैट के अंदर एक प्रोसेस होता था जिसे हम कहते थे इनिट का प्रोसेस, जिसका प्रोसेस ID होता था PID = 1। RHEL 7 में रेड हैट ने इस इनिट के प्रोसेस को, जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा था, उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह जो प्रोसेस रेड हैट लेके आ गया उसका नाम था सिस्टम डी। अब उससे क्या चेंज आया मैं उस चेंज की भी बात करूंगा, लेकिन रेड हैट ने ये RHEL 7 में जो सबसे बड़ा जिसको आप चेंज कह सकते हैं वो ये है, सिस्टम डी आ गया। इनिट का जो प्रोसेस होता था वो खत्म हो गया। अब आप ये सवाल करेंगे दूसरा कि इनिट का प्रोसेस करता क्या था और क्यों रिप्लेस कर दिया उसको रेड हैट ने सिस्टम डी से। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि इनिट का प्रोसेस क्या करता था और क्यों रिप्लेस कर दिया, तो उसका एक जवाब मैं आपको दे रहा हूं। उसका एक जवाब यह है कि इनिट के प्रोसेस का काम था सर्विसेज को मैनेज करना।
सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट इसका काम था। सर्विस मैनेजमेंट इनिट के प्रोसेस का काम था और ये सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप करता था सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस अब ये काम उन्होंने दे दिया किसे? ये दे दिया सिस्टम डी को। ये सिस्टम डी का काम भी यही है, इसने भी सर्विस को मैनेजमेंट करना, सर्विस की मैनेजमेंट ही करना होती है। लेकिन ये जो काम करता है ये करता है पैरेलल। ये एक मेन डिफरेंस है कि आरएचईएल के अंदर जो पहले इनिट का प्रोसेस होता था उस इनिट के प्रोसेस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और वो क्या कहते हैं, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ें तो वो एक पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं जिसके ऊपर मेरा माउस है, मेरा हैंड बना हुआ आ रहा है कि इसके अंदर पैरेललाइजेशन की कैपेबिलिटी थी, सर्विसेज को पैरेलल स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमने इनिट को रिप्लेस कर दिया सिस्टम डी से। और उसका इंपैक्ट क्या आएगा? उसका इंपैक्ट ये आएगा कि विच इंक्रीज द बूट स्पीड ऑफ अ सिस्टम। ये इंपैक्ट आएगा। और यही काम माइक्रोसॉफ्ट ने भी, इससे मिलता जुलता काम माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है। हाँ, बस फर्क सिर्फ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ये अनाउंस नहीं करता कि मैंने कौन से सिस्टम को किस सिस्टम से रिप्लेस किया है। वो सिर्फ ये कहता है कि विंडोज 7 का बूट टाइम और विंडोज 7 का बूट टाइम और विंडोज 10 के बूट टाइम, या विंडोज 8 के बूट टाइम और विंडोज 10 के बूट टाइम में जो है वो फर्क है। वो 64 सेकंड में होता था, ये जो है वो 24 सेकंड में होता है, ये फर्क है। उसने ये बात तो मेंशन कर दी, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि बैकएंड के ऊपर मैंने टेक्नोलॉजी क्या यूज की है। तो जो पहली बात मैंने अभी तक बताई है वो सिर्फ इतनी सी बताई है कि आरएचईएल के अंदर एक नया, जो पुराना इनिट का सिस्टम था वो रिप्लेस होकर सिस्टम डी से रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह सिस्टम डी आ गया है। प्रोसेस आईडी उसका इनिट का भी 1 होता था और सिस्टम डी का भी प्रोसेस आईडी 1 ही होता है। प्रोसेस आईडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहला प्रोसेस है लिनक्स में जो स्टार्ट होता है कर्नल लोड होने के बाद। और काम क्या है? सर्विस मैनेजमेंट। कौन कौन सी सर्विसेज को स्टार्ट करना है, कौन कौन सी सर्विसेज को स्टॉप रहने देना है, ये इसका काम है। और उसके बाद एक का काम था सीक्वेंस में काम करना और दूसरे का काम है पैरेलल में काम करना। ये पहली बात है जो मैंने की है। इसमें अगर आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो आप पूछ लें और उसके बाद फिर मैं एक और जो है वो इससे रिलेटेड एक और बात मैं ऐड करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बल्कि 2 बातें मैंने आपको ये बात भी बताई है कि जब इनिट का जमाना था तो उस वक्त कमांड इस्तेमाल होती थी। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कमांड ऐसे इस्तेमाल होती थी। सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, ये सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट सिस्टम डी के आने के बाद से चेंज हो गई और ये कमांड हो गई सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया था जिसमें आरएचईएल 5, 6 और 7 की जो है वो सर्विसेज का था। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये कमांड थी जो हम यूज किया करते थे। कमांड इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई। सिस्टम सीटीएल सर्विस की जगह सिस्टम सीटीएल ने ले ली। नेटवर्क और रीस्टार्ट पहले लिखा जाता था, अब उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, बीच में रीस्टार्ट आ गया और उसके बाद जो है वो नेटवर्क आ गया। ये सर्विस के अंदर जो है वो एक चेंज आया है। कमांड के अंदर मैनेज करने की अगर आपको अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे सर्विसेज को किस तरह मैनेज करना है। तो इनिट और सिस्टम डी के आने के बाद एक ये चेंज आ गया। एक चीज और जो है वो यहां पे मेंशन भी है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में एक चीज मेंशन है और वो क्या है? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर मैंने नेटवर्क की केबल निकाल रखी है, नेटवर्क की केबल निकली हुई है और नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा?
मेरा सिस्टम ट्राई करेगा उसे कि जब किसी तरह से मैं नेटवर्क की सर्विस को स्टार्ट कर दूं और वहां पे जो है वो टाइम लगाएगा, या किसी भी चीज में। मिसाल दे रहा हूं मैं, मुझे अपनी मशीन स्टार्ट करनी है और मुझे कोई ऐसा पार्टीशन मैप करना है, कोई ऐसा पार्टीशन माउंट करना है जो सैन से आ रहा है। अगर नेटवर्क स्टार्ट नहीं हुई तो क्या वो सैन से आने वाला पार्टीशन आ सकता है? वो आएगा ही नहीं। तो क्या होगा? पुराने केस में मशीन जो है वो रुक जाया करती थी एक स्टेज के ऊपर और बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लगता था, और बास केसेस में मशीन स्टार्ट ही नहीं होती थी। अब इसमें क्या है, अगर आपकी कोई भी सर्विस, कोई पार्टीशन, कोई नेटवर्क डिवाइस अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके पास एक टाइम फ्रेम है। कोई पार्टीशन नहीं है, उसके पास एक टाइम फ्रेम है, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको चेक करेगा। अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिकली सर्विस को जो है वो स्टार्ट कर देगा और सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। तो आपने यहां पर सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वो ये है कि रेड हैट ने RHEL 7 में इनिट की जगह पे सिस्टम डी लेके आ गया है। इनिट का काम भी सर्विसेज की मैनेजमेंट था, सिस्टम डी का काम भी सर्विसेज की मैनेजमेंट है। उसके काम में, उसके फंक्शन में कोई वैसे तो चेंज आया है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूं कि जी कोई चेंज नहीं आया, मेन काम उसका वही है जो उसका था। अच्छा, जो चेंज आया है वो चेंज क्या आया? वो ये आया कि वो पहले सीक्वेंस में सर्विसेज को स्टार्ट करता था। सर्विसेज जहां पे रखी हुई होती थी उनके ऊपर नंबर होते थे, मिसाल के तौर पे 90, 91, 92, 93, 94। उससे पता चलता था कि कौन सी सर्विस को पहले स्टार्ट करना है और कौन सी सर्विस को बाद में स्टार्ट करना है। अब उसने वो सीक्वेंस खत्म कर दी और उसने कर दिया पैरेलल में सर्विसेज को स्टार्ट करने का सिस्टम, कि अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं तो उनको एक साथ पैरेलल में स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह वो पैरेलल में सर्विसेज को स्टार्ट करता है। सीक्वेंस में स्टार्ट करने से, पैरेलल के में स्टार्ट करने से जो मेन डिफरेंस आया वो ये आया कि सिस्टम की स्पीड जो है वो सिस्टम जल्दी बूट हो सकता है और बूट हो जाता है। दूसरी बात, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, पहले कमांड ये इस्तेमाल हुआ करती थी, नेटवर्क की जगह आप किसी भी सर्विस का नाम लिख दिया करते थे। अब वो कमांड चेंज हो गई और वो हो गई सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। एक और पॉइंट, पहले जब इनिट का प्रोसेस चलता था तो उस वक्त एक चीज होती थी जिसको हम कहते थे रन लेवल, और वो रन लेवल होते थे 0 से लेके 6 तक, जिसमें से रन लेवल 3 और रन लेवल 5, ये 5 जो है वो GUI होता था और 3 जो है वो CLI होता था, और 0 जो है वो शटडाउन होता था और 6 जो है वो रिबूट होता था। अब ये चीज चेंज हो गई और 1 जो होता था वो रेस्क्यू होता था। सिंगल यूजर मोड भी उसको कहते थे, रेस्क्यू भी कहते थे, उसको मेंटेनेंस भी कहते थे। जो इनिट और सिस्टम डी के अंदर चेंज आया वो क्या आया कि सिस्टम डी के अंदर उस रन लेवल का नाम उन्होंने चेंज कर दिया और उसका नाम उन्होंने कर दिया टारगेट्स। ये एक चेंज और आया, और ये टारगेट्स जो हैं वो 0 to 6 नहीं होते, बल्कि ये टारगेट जो है वो तकरीबन कोई 15-16 होते हैं। वो मैं भी आपको लिस्ट यहां पर जो है वो दिखाता हूं। ये एक और जो है वो चेंज आ गया जब आपके पास सिस्टम डी आ गया। तो एक और चीज जो हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम डी जब आया तो एक और नई चीज जो है वो इसके अंदर आ गई जिसका नाम था सी ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स। ये एक और नई चीज जो है वो हमारे सिस्टम में आ गई कि जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके अंदर हम
किसी भी प्रोसेस को कैप कर सकते हैं कि तुमने सीपीयू का, अगर मेरे सिस्टम में 4 सीपीयू लगे हुए हैं तो मैं इस सी ग्रुप के थ्रू, इस कंट्रोल ग्रुप्स के थ्रू मैं उसको ये कह सकता हूं कि भाई वेब सर्वर की जो एप्लीकेशन है, डेटाबेस की जो एप्लीकेशन है, ये मेरे पास लगे हुए तो 4 सीपीयू हैं, लेकिन उनमें से एक सीपीयू यूज कर सकती है, 2 सीपीयू यूज कर सकती है, या एक सीपीयू की 50% तक यूज कर सकती है, उससे ज्यादा यूज नहीं करेगी। रिसोर्सेज की कैपिंग करते हैं इसमें कि मेरा एक प्रोग्राम है, उसको मैंने लिमिट कर दिया कि जनाब आपने सिर्फ सिस्टम की मेमोरी यूज करनी है 40%। ऐसा नहीं हो कि सिस्टम की मेमोरी जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो और आप सारी मेमोरी जो है वो खा जाओ। ऐसा नहीं हो कि नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा है और आप सारी बैंडविड्थ जो है वो डाटा की, आपने देखा बैंडविड्थ तो बहुत ज्यादा है, आपने सारी बैंडविड्थ यूज करना शुरू कर दी, तो नेटवर्क की बैंडविड्थ, सीपीयू, रैम, जो सिस्टम की रिसोर्सेज होती हैं, उन रिसोर्सेज, ये 3 मेन रिसोर्सेज हैं, इन 3 रिसोर्सेज को आप जो है वो सी ग्रुप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। होता है ना बात दवा कि मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ये इससे हो सकता है मैच ना करे, लेकिन मैं जनरल आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि मेरे पास जो है वो 10 MB की स्पीड आ रही है इंटरनेट की और मुझे कोई चीज मूवी डाउनलोड करनी है, तो मैं चाहता हूं कि भाई 10 MB जो है वो इसकी मूवी के डाउनलोड करने में यूज हो, या अगर मैं चाहूं तो कैप भी लगा सकता हूं। ऐसे डाउनलोड मैनेजर लाते हैं जिसमें आप कैप लगा दें कि यार 2 MB जो है ना फ्री छोड़ दो, बाकी 8 MB को फुल यूटिलाइज करो। किस पर्पस के लिए? ये जो डाउनलोडिंग में कर रहा हूं, इस डाउनलोडिंग के लिए। तो सिस्टम डी के अंदर ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है सी ग्रुप। आप अगर चाहें तो इसमें सी ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। रन लेवल की जगह इसमें टारगेट्स आ गए, सर्विस की कमांड की जगह सिस्टम सीडीएल की कमांड आ गई, सीक्वेंस में सर्विसेज को स्टार्ट करने की जगह पैरेलल में जो है वो, पैरेलल के अंदर जो है वो कमांड्स सर्विसेज स्टार्ट होने लगी। तो ये जो है वो एक मेन चेंज आया है जब आपने RHEL को 7 को यूज करना शुरू किया। तो उसमें पहले सिस्टम डी हुआ, इनिट हुआ करता था, और इसमें सिस्टम डी है। प्रोसेस आईडी पहले भी उसका 1 होता था, प्रोसेस आईडी अब भी उसका 1 होता है। एक और चीज जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं वो क्या है कि जब से सिस्टम डी आया है, ऐसे बहुत सारे काम के जिनके लिए पहले मशीन को रिबूट रिक्वायर्ड होता था, अब वो भी खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप कोई ड्राइवर लोड करते हैं, मिसाल दे रहा हूं, ड्राइवर लोड करने की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूं आपको कि वो इतनी ज्यादा इससे मैच ना करे मेरी बात से, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पहले हम सिस्टम चल रहा है और सिस्टम चलते हुए हम ड्राइवर लोड करते थे, तो ड्राइवर लोड हो गया। क्या वो रिबूट टाइम पे जब मशीन रिबूट होके आएगी तो उस वक्त भी लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली? हमें ये वेरीफाई करना होता था, तो इस काम को करने के लिए हम मशीन को रिबूट किया करते थे। अब ये काम हमें मशीन को रिबूट करना नहीं पड़ता जब से सिस्टम डी आ गया है। मैं अपनी जो पॉइंट अभी मैंने आपके सामने रखा है वो पॉइंट ये था कि मशीन को रिबूट करना अब बहुत सारी कामों में, पहले इनिट के जमाने में हम बोलते थे मशीन रिबूट कर लो, हमें कोई कमांड या कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, उसको वेरीफाई करने के लिए मशीन रिबूट करना जरूरी था। लेकिन जब से सिस्टम डी आया, बहुत सारे ऐसे काम कि जो हम जिसके लिए पहले मशीन रिबूट किया करते थे, 95% काम अब वो बगैर रिबूट किए भी हम हल कर सकते हैं। उसकी मैंने एक एग्जांपल दी कि मैंने कोई नया ड्राइवर लोड किया और मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं कि ये नया ड्राइवर बूट टाइम पे भी रीलोड हो जाएगा या नहीं होगा।
लोड हो जाएगा ही नहीं होगा। तो सिस्टम डी के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी है कि वो उसको जो है रिलोड करने की फैसिलिटी रखता है। एक दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड जो मैं रिबूट की बात कर रहा हूं, पहले अगर आप चलते हुए सिस्टम में इनिट के अंदर किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन करते थे, कोई मॉडिफिकेशन करते थे रनिंग सिस्टम में प्रोसेस आईडी 1 के अंदर या उन प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस आईडी 1 के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको मशीन रिबूट करना पड़ती थी। आज अगर मैं सिस्टम डी के अंदर इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन करूं, कोई भी कस्टमाइजेशन करूं, तो मुझे सर्विस रिबूट नहीं करना पड़ती। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं। जैसे एक तो मैंने आपको ड्राइवर के लोड की दी थी, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आप आगे चल के देखेंगे भी, इसमें भी शायद है, और आगे हमारे पास एक लॉगिंग का चैप्टर है, उसके अंदर भी उसकी वही एग्जांपल है, हम यूज करते हैं। सिस्टम डी के साथ एक एडिशनल ऑप्शन आया है जिसका नाम है जर्नल डी। ये किस लिए? ये लॉगिंग का सॉल्यूशन है, लॉगिंग का जो लॉगिंग जब इनिट का जमाना था तो इनिट के जमाने में भी लॉगिंग होती थी, आज भी होती है। किससे होती है? आरसिस लॉग से। पहले होती थी सिंपल सिस लॉग से। सिस लॉग एक टूल था, जो एक सर्विस थी जो स्टार्ट करते थे हम अपने सिस्टम की लॉगिंग के लिए। सिस्टम में लॉग्स बन रही हैं। अब वो सिस्टम डी के पास, जब से सिस्टम डी आया तो सिस्टम डी के अंदर दो तरह की लॉगिंग होती है, एक आरसिस लॉग के थ्रू और दूसरी लॉगिंग होती है जर्नल डी के थ्रू। जर्नल डी के थ्रू जो लॉगिंग होती है वो होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये है कि जब आप अपनी मशीन को रिबूट करते हैं तो वो लॉगिंग जो है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती परमानेंट। तो इससे पहले वाली जो बात थी, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सिस्टम जी के अंदर जो जर्नलिंग का सिस्टम है उसको परमानेंट करना चाहते हैं, तो सिस्टम जी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसे परमानेंट कर लें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज कर दें, और वो आपसे रिबूट नहीं मांगता। वो आपसे नहीं कहता कि आप सिस्टम को रिबूट करो। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू है कि अगर आप लिनक्स में इनिट यूज करते हैं और आप उसकी जगह सिस्टम डी पे आ जाएं तो आपको क्या क्या जो है वो बेनिफिट होंगे। उसके लिए मैं पॉइंट्स में एक दफा आपको बता रहा हूं कि सिस्टम डी के आने के बाद से सर्विस मैनेजमेंट जो है वो पहले सीक्वेंस में हुआ करती थी, अब पैरेलल में हो गई। सर्विस की जगह सिस्टम सीटीएल की कमांड यूज होना शुरू हो गई। रन लेवल की जगह टारगेट्स आ गए, और एक और नया टूल आ गया, एक और नया सिस्टम आ गया जिसका नाम है सी ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप्स, जिसमें आप रिसोर्सेज को कैप कर सकते हैं, रिसोर्सेज को लिमिट दे सकते हैं कि कौन सी रिसोर्स कितनी सीपीयू, कितना रैम, कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ यूज करेगी। और सिस्टम डी के आने के बाद एक और एडिशनल लॉगिंग का सिस्टम आ गया जो हो सकता है आगे चल के आरसिस लॉग के सिस्टम को रिप्लेस कर दे। हो सकता है रिप्लेस कर दे, क्योंकि आरसिस लॉग भी लॉगिंग करता है और जर्नल डी भी लॉगिंग करता है। आरसिस लॉग परमानेंट लॉगिंग करता है, जर्नल डी टेम्परेरी करता है, लेकिन आप चाहें तो उसको आप परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन आरसिस लॉग की जो लॉग फाइल्स हैं उसमें से डेटा को ग्रैब करने के लिए, निकालने के लिए, अपनी मर्जी का डेटा निकालने के लिए आपको अपनी लॉजिक लगाना पड़ती है। जबकि अगर आप जर्नल डी के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको अपनी लॉजिक लगाना नहीं पड़ती, बल्कि उसमें उन्होंने बहुत सिंपल कमांड्स दे दी हैं ऐसी कि जिनको अगर आप यूज करें, ऑप्शन दे दिए ऐसे कि जिनको अगर आप यूज करें तो आपकी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है। ये जो है वो जर्नल डी के आने से ये बेनिफिट आया है
कि अगर आपको अपनी सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई सर्विस नहीं चल रही, कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, किसी यूजर के साथ कोई मसला आ रहा है, तो आप उसकी जो है वो ऐसी कमांड आप लगाएंगे लॉगिन के अंदर, उसने आपको बना के दे रखी है कि आप सिर्फ कमांड लगाएंगे और वो पूरी लॉजिक उसके बैकएंड पे काम करेगी और आपको आपकी मर्जी का डेटा लाके दे देगी। ये मैं आपको आगे चल के जो है वो दिखाऊंगा, लॉगिंग का पूरा चैप्टर है उसमें। तो जो मैंने पॉइंट्स अभी आपके सामने रखे हैं, इसमें कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ लें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो है वो दिखाता हूँ। कौन सी कमांड? PS माइनस AUS जी हाँ प्रोसेस में जी मतलब वो बैकग्राउंड पे सब है। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि जो है वो अगर मैं सिस्टम पे जाऊं और सिस्टम पे जाके मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम पे मैं जाऊं और यहाँ पे मैं जाके लिखूं राइट माउस क्लिक PS, लिनक्स में एक कमांड है PS -AUX। तमाम यूजर के एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस मुझे देखने हैं, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सारे मुझे देखने हैं, और उसमें मैं अगर ग्रैप के साथ इनिट कर दूं, -W लगा रहा हूं कि एग्जैक्ट इनिट कहीं पे है तो मुझे दिखा दो। तो उसने कहा कि यहाँ पे बता रहा है कि इनिट है। उसने कहा नहीं, इनिट नाम की कोई चीज़ मेरे पास है नहीं। तो मैंने कहा कोई सिस्टम डी नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे पास तो दिखाओ। तो उसने कहा हाँ, ये मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम डी के नाम का उसने मुझे कहा कि कुछ है, और उसका जो प्रोसेस आईडी दे रहा है वो यहाँ पे दे रहा है 1, और उसके अलावा और भी जो है वो आपके पास सिस्टम डी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। कहाँ पे देख रहे हैं आप? कहाँ पे आया? देखें, जब भी आप कभी, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखो भाई एक मिनट के लिए, जब भी आप कभी प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस, और उस प्रोसेस में से ग्रैप करते हैं PAPPU पप्पू, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका नाम पप्पू है? जब आप इंटर करते हैं तो वो आपको रिजल्ट दिखाता है। क्या दिखाता है देखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या पप्पू के नाम का प्रोसेस है? क्या पप्पू के नाम का प्रोसेस है? तो वो कह रहा है भाई जो तुमने ये प्रोसेस चलाया है ना, उसका ये नंबर है 87949, जो तुमने अभी ये चलाया था, ये उसका जो है नंबर है, तुमने अभी चलाया 12:11 पे, और इस प्रोसेस में तुम ग्रैब करना चाह रहे हो पप्पू को। तो ये वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं आपको एक दफा और दिखा रहा हूं। फर्ज करें, मान लें कि अगर ये है, तो लिनक्स में किसी भी प्रोसेस की अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप लिखें कैट proc 87949। ये अब आ ही नहीं रहा यहाँ पे 87949। इसका मतलब है ये प्रोसेस खत्म हो गया, ये हुआ था जनरेट और ये खत्म हो गया। जब भी आप कोई प्रोसेस की कमांड चलाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस अभी तुम्हारा 12:12 पे चला है, जिसमें तुम पप्पू को ग्रैब करना चाह रहे थे, उसका नंबर है ये 88029। जी भाई, अब सबसे पहली चीज वो तो था थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दे दिया। अब कमांड देखिएगा जरा। सिस्टम CTL ये कमांड है, -T सर्विस, ये कमांड है क्योंकि सिस्टम डी सर्विसेज को मैनेज करता है। तो ये कमांड है ये देखने के लिए कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सिस्टम CTL -T मतलब टाइप सर्विस, वो सारी सर्विसेज की डिटेल आपको इस तरह से दे देगा। कितनी टोटल सर्विसेज यहां पर लिखी हुई आ रही हैं? 82 लोडेड यूनिट्स। अरे आपको सही नजर नहीं आ रहा? बता भी नहीं रहे आप यार। 82 लोडेड यूनिट लिस्टेड। अब जाओ, तुम कहां जा रहे थे? पानी पीने जा रहे हो? बेचारे को रोक लिया मैंने। अब देखें कमांड मेरी दूसरी देखें। अगर आपको सिर्फ सर्विसेज देखनी थी तो आपने यहां पे सर्विस लिख दिया,
और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं टारगेट्स। टारगेट्स, अगर आपको टारगेट देखने हैं तो आप यहां पे टी लिख दें, ये टारगेट आ गए। टारगेट क्या है? रन लेवल। टारगेट है रन लेवल। और सर्विस क्या है? सर्विस तो बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम्स हैं। अगर मैं इस सिस्टम के अंदर एंटीवायरस चलाता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा सिस्टम ctl -t सर्विस और उसमें से पाइप करूंगा ग्रेप और कहूंगा क्या लिनक्स बेस्ड क्लेम एवी मौजूद है। आई इसलिए लगा रहा हूं कि अगर सी कैपिटल में हो तब भी दिखा दे। क्या इन सर्विसेज में जो सारी सर्विसेज थी उसमें क्लेम एवी के नाम की कोई सर्विस है? उसने कहा नहीं है। क्या मैंने कहा ब्लूटूथ के नाम की सर्विस है? कहा हाँ, ब्लूटूथ के नाम की सर्विस है। ब्लूटूथ के नाम की सर्विस मौजूद है। क्यों मौजूद है? उसका रीजन क्या है कि वो सर्विस हमने इंस्टॉल की होगी इसलिए मौजूद है। तो आपने कोई भी सर्विस देखनी हो आप इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, जब आप सिस्टम ctl -t सर्विस करते हैं तो -t सर्विस के अंदर एक और ऑप्शन होता है --ऑल का। --ऑल अगर आप ऐसा कर दें तो ये आपको वो सर्विसेज भी दिखाता है जो फेल्ड होती हैं। फेल्ड सिर्फ वो नहीं दिखाता कि जो लोडेड हो, ये आपको फेल्ड सर्विस भी दिखाएगा, मिसिंग सर्विसेज भी दिखाएगा। कैसे? ये जरा कमांड देखें मेरी। मैंने लिखा सिस्टम ctl -t सर्विस, मुझे टाइप सर्विस देखनी है, ऑल लिख दिया। अब जो सर्विस इसमें होती है और नहीं है वो भी दिखा रहा है कि एप्लीकेशन आर्मर नॉट फाउंड। बोला ये सर्विस नहीं है। ये एप्लीकेशन आर्मर ऐसी सर्विस है जैसी जैसी रेडिट के अंदर SE लिनक्स होती है, सिक्योरिटी की सर्विस है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की सर्विस है। नहीं है तो बता दिया नहीं है इसमें। और स्क्रॉल किया मैंने, कुछ और भी सर्विसेज हैं इसके अंदर जो आ सकती हैं, इसमें इंस्टॉल हो सकती हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो ये वो सारी सर्विस हैं जो कि मुझे बता रहा है कि इसमें नहीं है। ये आ सकती हैं, ये इंस्टॉल हो सकती हैं, अगर आप डाल दें इसमें तो ये आ सकती हैं। NFS सिक्योर की सर्विस अभी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। सारी सर्विसेज आप जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विस मेरे पास हैं और कौन सी सर्विसेज नहीं है। मैं दोबारा गया और अब मैं आपको दिखा रहा था टारगेट्स, कि अगर आपको टारगेट्स देखने हो तो आप टारगेट इस तरह भी देख सकते हैं। अब आप देखें ये सारे टारगेट्स आपके सामने आ गए। कौन से वो टारगेट्स हैं जो कॉमन हैं? जिस तरह इसमें हमें पता है CLI है, GUI है, इस तरह हमें पता है। तो आपको नॉर्मली 4 टारगेट्स होते हैं जो आपको यूज करना पड़ते हैं। एक उसको हम कहते हैं रेस्क्यू, एक को हम कहते हैं इमरजेंसी, और एक को हम कहते हैं ग्राफिकल टारगेट, और एक को हम कहते हैं मल्टी यूजर टारगेट, multi-user target। तो जो मल्टी यूजर है वो 3 है, इक्विवेलेंट टू 5 है, और ये दोनों जो है वो इमरजेंसी और रेस्क्यू जो है वो अगर कंपेयर करें इसको पुराने वाले सिस्टम से तो ये 1 के उसमें आते हैं। रन लेवल 1 सिंगल यूजर मोड, इमरजेंसी मोड, ये टारगेट्स हैं। लेकिन सिर्फ यही टारगेट्स नहीं है, उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि आपको कुछ और टारगेट्स भी नजर आ रहे हैं।
ठीक है जी, ये टारगेट्स हैं। हम नॉर्मली इन टारगेट को यूज नहीं करते, लेकिन ये टारगेट्स हैं। इसका क्या एडवांटेज है, फिलहाल मैं आपको हो सकता है कि ना बता सकूं कि इन टारगेट्स का क्या एडवांटेज है, लेकिन ये टारगेट्स हैं। हम इसमें से कौन कौन से यूज कर रहे हैं, मैंने डैश डैश ऑल किया। अब देखें, इसमें जो अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसमें इमरजेंसी का नाम कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, रेस्क्यू का नाम कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप डैश डैश ऑल कर देंगे तो ये आपको वो सारे टारगेट्स दिखाएगा कि जो होते हैं। टोटल कितने टारगेट्स हैं, उसने कहा 33 लोडेड। इन 33 में से अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये सारे टारगेट्स हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे पास कौन सा टारगेट है भाई, यहां पे आ जाएं, इमरजेंसी टारगेट। ये इमरजेंसी मोड भी कहलाता है। कभी आपका फाइल सिस्टम, अभी हम आगे चल के इसको यूज करेंगे, हमारा फाइल सिस्टम करप्ट हो गया, अब हम क्या करें, हमारा सिस्टम बूट नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, तो ऐसे कामों के लिए हम जो है वो इस इमरजेंसी टारगेट को यूज करेंगे। एक टारगेट है जिसका नाम है ग्राफिकल टारगेट, ये GUI है, ग्राफिकल इंटरफेस। एक टारगेट है जिसका नाम है मल्टी यूजर, ये कोर है, ये CLI है, मल्टी यूजर सिस्टम। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे और जाएंगे तो एक जगह पे आपको टारगेट मिलेगा जिसका नाम है रेस्क्यू टारगेट, रेस्क्यू मोड। ये आपके पास 4 जो हैं वो टारगेट्स हैं कि जिनको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। एक टारगेट यहां पे मुझे नजर आ रहा है जिसका नाम है शटडाउन डॉट टारगेट। क्या नाम है, शटडाउन डॉट टारगेट। एक और चीज जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, -T के आगे मैंने हेल्प लिखी, हेल्प। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर आपने काम भी करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज के साथ साथ टारगेट्स होते हैं जिनको आप रन लेवल कहते थे पहले। लेकिन मैं यहाँ पे एक हेल्प की कमांड भी लिख रहा हूं, और हेल्प की कमांड लिखने के बाद जब मैंने इंटर किया तो उसने मुझे बताया कि भाई सर्विसेज के साथ साथ, टारगेट्स के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में भी है, सॉकेट, बस नेम, डिवाइस, स्वैप, टाइमर, पाथ, और भी चीजें हैं। अगर आप सिस्टम CTL करें और यहां पे लिख दें सॉकेट तो आपके सामने कुछ सॉकेट्स आ जाएंगे। सॉकेट क्या होते हैं, मैं पहले आपके सामने लिस्ट ले आऊं, फिर मैं आपको दिखाता हूं सॉकेट क्या चीज है। सॉकेट आ गए। सॉकेट वो चैनल होते हैं जिन चैनल्स को यूज करते हुए एप्लीकेशन आपस में, प्रोग्राम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो है सॉकेट। सॉकेट क्या चीज है भाई, सॉकेट क्या चीज है, सॉकेट जो है वो किस चीज का नाम है, सॉकेट उस कनेक्टिविटी का, उस कनेक्टर का नाम है। सॉकेट उस कनेक्टर का नाम है कि जो कनेक्टर दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है। विद इन द सिस्टम, एक सिस्टम में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सिस्टम में वेब सर्वर भी मौजूद है और उसमें डेटाबेस भी मौजूद है। अब वेब सर्वर और डेटाबेस के दरमियान बैकएंड के ऊपर एक ही सिस्टम के अंदर जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, वो कनेक्टिविटी किस वजह से बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, वो सॉकेट से बनी हुई है। अगर वो एक ही सिस्टम में है और नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक तो होता है ना एक ही सिस्टम में लेकिन दोनों एक दूसरे को IP से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोकल IP से,
लेकिन अगर वो आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उसमें इंटर आईपी नहीं है, तो फिर आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो सॉकेट के ऊपर हो रही होगी। तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन है। मैंने कहा सॉकेट के अलावा क्या था, सॉकेट के अलावा एक और ऑप्शन भी था डिवाइस का। मैंने लिखा डिवाइस। देखते हैं डिवाइसेस के अंदर क्या आता है। वो तमाम डिवाइसेस जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो उन डिवाइसेस की जो है वो लोडेड डिवाइसेस की डिटेल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल हमें जो है वो हमें इसमें दो बातें जहन में रखनी हैं। और वो दो बातें क्या हैं कि लिनक्स में अगर हमें कोई भी सर्विस देखनी है, -t लिखेंगे यहाँ पे सर्विस, ग्रैब कराना है क्या इसमें क्रॉन की सर्विस चल रही है। ग्रैब किया क्रॉन, इंटर किया, उसने मुझे बता दिया हाँ क्रॉन की सर्विस चल रही है क्रॉन डी के नाम से। अगर मुझे किसी और सर्विस का नाम देखना है तो मैं सर्विस का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा SSH, इंटर किया, उसने बता दिया SSH की सर्विस चल रही है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा NTP की सर्विस नहीं चल रही। फिर मैंने यहाँ पे लिखा HTTP, उसने कहा HTTP की सर्विस नहीं चल रही। तो जो सर्विस चल रही होगी उसकी डिटेल आपको इस तरह से आप ग्रैब करके निकाल सकते हैं, और जो नहीं चल रही उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने किसी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना है तो उसका तरीका क्या होता है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने लिखा systemctl स्टेटस कप्स डी। ये कप्स एक सर्विस है जिस सर्विस का काम क्या है, प्रिंटिंग की सर्विस है। सर्विस के बारे में आप ये जान सकते हैं कि कप्स किस चीज़ की सर्विस है। उसने कहा कप्स जो है वो लिनक्स में प्रिंटिंग की सर्विस होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट स्पूलर की सर्विस होती है, ये वही सर्विस है। आपको यहां से दो बातें पता चलेंगी। एक तो आपको ये पता चलेगा कि ये सर्विस है इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, ये सर्विस की लोकेशन है, कहां से लोड हो रही है। एक चीज, किसी भी सर्विस के स्टेटस में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सर्विस कहां से लोड हो रही है, सर्विस की लोकेशन क्या है। ये वो जगह है जो सर्विस की लोकेशन बता रही है। USR में लिब में system cups डॉट सर्विस। दूसरी बात जो आपको यहां से पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि सर्विस इनेबल है या डिसेबल है। इनेबल डिसेबल से क्या मुराद है, जरा मेरे दूसरे टर्मिनल पे देखें, इनेबल डिसेबल से क्या मुराद है। इनेबल डिसेबल किस क्या मुराद है, उसको चेक करने के लिए या देखने के लिए लिनक्स में systemctl लिस्ट यूनिट फाइल्स, ये एक कमांड लिखी जाती है, लिस्ट यूनिट फाइल। अगर मैं इंटर करूंगा तो मेरे सामने जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर स्टार्ट से देखना है आपने तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा। हाँ, पहले इसकी जगह कमांड यूज होती थी chk config, अब ये कमांड चेंज हो गई systemctl लिस्ट यूनिट फाइल्स। अगर आप लिखेंगे तो आपको तीन तरह की बातें पता चलेंगी। एक पता चलेगा इनेबल, इससे आप समझ जाएंगे कि ये बूट टाइम पे, इस कमांड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा स्क्रीन की तरफ। कप्स की जो सर्विस है वो क्या बूट टाइम पे इनेबल है या डिसेबल है। ब्लूटूथ की जो सर्विस है उसका स्टेटस क्या है। SSH की जो सर्विस है उसका स्टेटस क्या है। अगर सर्विस के अंदर लिखा हुआ आता है
सर्विस में लिखा हुआ आता है इनेबल, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विस बूट टाइम पे इनेबल है। इनेबल मीन्स कि जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये डिसेबल होगी तो डिसेबल का मतलब ये है कोई भी सर्विस लिखा हुआ रहा है डिसेबल, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्विस बूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी, आपको वो मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन वो क्या है? वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये सर्विस जो है वो खुद से स्टार्ट नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो खुद से स्टार्ट होती हो, बल्कि ये स्टैटिक है। जब कोई सर्विस चलेगी तो ये वो ऑटोमेटिकली इसको भी चला देगी। यानी कि ये किसी सर्विस की डिपेंडेंसी हो सकती है। सही है? जो सर्विस इनेबल है इसका मतलब है वो बूट टाइम पे चल रही है, जो सर्विस डिसेबल है इसका मतलब है बूट टाइम पे नहीं चलेगी, और जो सर्विस के आगे लिखा हुआ है स्टैटिक, तो इसका मतलब है वो सर्विस स्टार्ट और स्टॉप खुद से नहीं होती, बल्कि वो डिपेंडेंट है किसी और सर्विस के, तो उसके आगे स्टैटिक लिखा हुआ आता है। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्विस है, उसके आगे लिखा हुआ है स्टैटिक। ये एक सर्विस, ये एक टारगेट है, उसके आगे लिखा हुआ है स्टैटिक। तो अगर आपने ये देखना हो कि ये जो स्टैटिक है जिसके आगे लिखा हुआ है इसकी डिपेंडेंसी क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। लेकिन सिंपल सी कमांड systemctl स्टेटस, ये मैंने यहाँ पे ली हुई थी। अगर आपने किसी भी सर्विस का स्टेटस देखना है तो आप स्टेटस इस तरह देख सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सर्विस कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ रखी हुई है, कहाँ से चल रही है, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन कि सर्विस इनेबल है या डिसेबल है, बूट टाइम पे चल जाएगी या नहीं चलेगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन कि उसका प्रोसेस आईडी क्या है, उसका अभी स्टेटस क्या है, चौथी चीज उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, उसका प्रोसेस का जो नंबर है वो क्या है। ये वो आपको इन्फॉर्मेशन है कि जो आपको दे देता है। हाँ, कंट्रोल ग्रुप सिर्फ ये बता रहा है कि उसका एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है cups.service के नाम से, उसका एक सी ग्रुप बना हुआ है। अगर आप उसके सी ग्रुप को cups.service के यूज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका एक स्लाइस या उसका एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। अगर मैं इसको कप्स की सर्विस को स्टेटस में देख चुका हूँ, अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से कप्स डी लिखूंगा, इसको स्टॉप। उसने कहा कप्स डी के नाम की नहीं, कप्स के नाम की सर्विस है, और मैंने वो स्टॉप कर दी। और मैंने जब दोबारा चेक किया स्टेटस लेके कि क्या वो स्टॉप हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं कप्स की सर्विस जो है वो स्टॉप हो चुकी है। वो उसने मुझे बता दिया कि जनाब ये अब ग्रीन नहीं है। मैं इसको मैन्युअली स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास ऑप्शन है स्टार्ट करने का, मैंने उसको मैन्युअली स्टार्ट कर दिया। दोबारा स्टेटस लेंगे तो स्टेटस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई सर्विस है उसका स्टेटस आपको समझ नहीं आ रहा होता, या वो स्टेटस में ऑफ आ रही होती है और आप देखना चाहते हैं मज़ीद डिटेल या उसकी कुछ डिटेल लॉग्स, तो आप उसके साथ -L लगा देते हैं। -L का मतलब ये होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि इस सर्विस से रिलेटेड जो लॉग्स हैं वो क्या हैं। तो जाहिर है इस सर्विस से रिलेटेड लॉग्स यहाँ पर कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट हो चुकी है। जब आप इसको स्टॉप करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि ये स्टॉप हो चुकी है। मैंने उसको स्टॉप किया। अब दोबारा स्टेटस लूँगा तो स्टेटस में क्या आएगा, स्टेटस में सिर्फ इतनी सी बात यही आ रही है कि भाई ये स्टॉप हो चुकी है। पहले ये चल रही थी, फिर इसको किसी ने स्टॉप किया। कितने बजे स्टॉप किया, उसने डेट बता दी, और ये स्टॉप कितने बजे हो गई उसने बता दिया, इस टाइम पे ये स्टॉप हो गई। अभी अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा, सेम वही टाइम हो रहा है, 20 सेकेंड 21 सेकेंड का डिफरेंस है। तो आपने कोई भी सर्विस है, मैंने अगर उसको स्टॉप करना है तो मैं उसको स्टॉप कर दूं, स्टेटस चेक करूंगा, स्टेटस के अंदर वो मुझे बताएगा कि उसका स्टेटस ये है कि वो स्टॉप है।
अगर वो स्टॉप होगी तो यहां पे लिखा हुआ आएगा इनएक्टिव डेड, इनएक्टिव डेड। और अगर वो स्टार्ट होगी तो स्टार्ट के केस में क्या लिखा हुआ आएगा, स्टार्ट के केस में लिखा हुआ आएगा एक्टिव रनिंग, एक्टिव रनिंग। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगर किसी सर्विस को इनेबल डिसेबल करना है तो उसका ऑप्शन सिंपल सा है, सिस्टम CTL इज इनेबल्ड। क्या ये इनेबल्ड है? कब्स की सर्विस क्या इनेबल्ड है? बूट टाइम पे आ जाएगी? यस आ जाएगी। आपने कहा नहीं, इसको बूट टाइम पे डिसेबल कर दो। डिसेबल स्पेलिंग सही नहीं है। आपने बूट टाइम पे उसको कर दिया डिसेबल। अब जब आप दोबारा ये कमांड लिखेंगे कि सिस्टम CTL में कब्स की सर्विस क्या इनेबल है, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? नहीं है। आपको इनेबल करनी है, आपने सिंपल डिसेबल की जगह पे क्या लिख दिया? इनेबल। कोई भी सर्विस है अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो इनेबल है या नहीं है। सर्विस अगर इनेबल नहीं होगी तो बूट टाइम के ऊपर वो काम नहीं होगा। इज इनेबल चेक करने के लिए, किसी सर्विस का स्टेटस चेक करना है कि वो स्टार्ट है या नहीं है, तो आप लिखते हैं इज एक्टिव। वैसे आप स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक शॉर्ट जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप देखते हैं इज एक्टिव, क्या वो एक्टिव है, और आपको रिजल्ट मिलता है नो, इनएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी सर्विस नहीं चल रही, स्टॉप है, नहीं चल रही। तो ये शॉर्ट उसका ऑप्शन है जो आप स्टेटस की कमांड से देख सकते थे, वो आपने शॉर्ट में देख लिया। दूसरी चीज जो है, सर्विसेज को तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने स्टार्ट कर दिया किसी भी सर्विस को, चेक कर लिया कि वो स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई, तो आपके पास लिखा आएगा एक्टिव रनिंग। इसका मतलब है ये स्टार्ट हो चुकी है, ये चल रही है। एक और तीसरी चीज कि अगर आपने उसको स्टॉप करना है तो आपने सिंपल स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें -L लगा देंगे तो स्टेटस के अंदर कुछ डिटेल ज्यादा आएगी, वो आप L करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास किसी भी सर्विस को इनेबल और डिसेबल करने का यहाँ पे भी ऑप्शन है। जब आप स्टेटस से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो सर्विस इनेबल है या डिसेबल है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो SSH की सर्विस जो है, अगर बूट टाइम पे आप अपनी मशीन को स्टार्ट करेंगे तो वो बूट टाइम पे SSH की सर्विस ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, डिसेबल रहने दिया, तो इसका मतलब है जब आपकी मशीन स्टार्ट हुआ करेगी तो SSH की सर्विस चलेगी नहीं। जब आपको चलानी होगी तो आपको फिर मैनुअली चलाना पड़ेगी। एक और चीज, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी सर्विस को हम एज अ रूट लॉक कर दें, कोई भी उसको दूसरा रूट भी उसको स्टार्ट और स्टॉप ना कर सके, अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो लिनक्स में एक कमांड होती है सिस्टम CTL मास्क। मैंने किसको मास्क कर दिया? कब्स की सर्विस को मास्क कर दिया मैंने, मास्क। कब्स लिनक्स में एक प्रिंटिंग की सर्विस है और इस सर्विस का मेरे इस सिस्टम में कोई काम ही नहीं है। ब्लूटूथ की सर्विस, मेरे इस सिस्टम में ब्लूटूथ का कोई काम ही नहीं है। मेरे इस सिस्टम में जिस सर्विस का कोई काम नहीं हो, मैं उसे मास्क कर सकता हूं। मास्क करने का मतलब यह है कि कोई भी आ जाए उसको स्टार्ट करने के लिए वो स्टार्ट नहीं होगी किसी भी सूरत में। और चलती हुई सर्विस को मास्क कर दे तो वो फिर एक दफा स्टॉप होगी और फिर स्टार्ट नहीं होगी। मैंने स्टार्ट किया कब्स की सर्विस को, मैं कौन हूं? रूट हूं, मैं सिस्टम का ऑनर हूं। अब मैं आके स्टार्ट कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है।
उसने मुझे मैसेज दिया यूनिट इज मास्क। अगर आप ये मास्क आपको मालूम है और आप ये मास्क खुद ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको अनमास्क करेंगे और ये मास्क जो है वो इस ब्लूटूथ की या कप्स की सर्विस से ख़त्म हो जाएगा। और जब ये मास्क ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इसको जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में आपके पास रूट का एक्सेस हो कि आप उसको मास्क और अनमास्क कर सकें। पुराने वर्जन में ये नहीं था, मास्किंग का सिस्टम पुराने वर्जन में नहीं था। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जरा इस तरफ देखिएगा। जब आप सर्विस की मैनेजमेंट करते हैं तो आपको कुछ ये ऑप्शन है जो नजर आते हैं और मिलते हैं। क्या ऑप्शन है भाई ये? जब आप सर्विस का स्टेटस लेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, जरा देखें। सिस्टम सीटीएल स्टेटस नेटवर्क, जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है। लिखा हुआ रहा है लोडेड लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब है कि उसने इस वाली सर्विस को यहां से इस सर्विस को लोड कर दिया। ये लिखा हुआ रहा है लोडेड। इसका मतलब है ये सर्विस लोड, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो हमने लोड की है इस सर्विस को चलाने के लिए। सर्विस लोड कहां से हुई है उसके बारे में बता रहा है। ये सर्विस की फाइल है जो लोड हुई हुई है, एक बात। दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि एक्टिव एग्जिटेड, यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव है और लिखा हुआ है एग्जिटेड। मैंने कहा यार अच्छा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिव। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिएगा, दोबारा देखें। एक्टिव तो है, सही है, एक्टिव है, लेकिन उसके आगे एग्जिटेड लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि लिखा हुआ है रनिंग। एक हो गया एक्टिव एग्जिटेड और एक हो गया एक्टिव रनिंग। और एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। खैर, मेरे जहन में कोई सर्विस आती है तो मैं आपको नाम बताता हूं। एक जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हुआ है सर्विस में एक्टिव वेटिंग। मैं नाम आपको देख के बताता हूं किसी सर्विस का। या बल्कि ऐसा करते हैं ना, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम जाएं यहाँ पे और इसमें ऐसी कमांड लिखें सिस्टम सीटीएल -t सर्विस -- ऑल पाइप लगा के ग्रैब वेटिंग। कोई भी नहीं आई ना। एक दफा और देखते हैं लेस करके, कोई ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है एक्टिव और आगे वेटिंग लिखा हुआ रहा। देख रहे हो यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? इस जगह, इस वाली लाइन में, आगे इस वाली लाइन में वेटिंग कहीं लिखा हुआ है? होगी नहीं हमारे पास कोई ऐसी सर्विस। हमारे पास मोस्टली सर्विसेज जो है वो एक्टिव हैं, एग्जिटेड हैं और वेटिंग के नाम से कोई सर्विस होगी नहीं। लेकिन मैं आपको, अगर होती तो वो इस ग्रैब के अंदर ऊपर जो ग्रैब हमने चलाया है उसमें बता देता। देखो, अगर मैं उससे बोलूं एग्जिटेड तो बहुत सारी दिखा देगा, अगर मैं उससे बोलूं रनिंग तो बहुत सारी दिखा देगा, लेकिन अगर मैं उससे बोलता हूं वेटिंग तो मुझे वेटिंग में एक भी नहीं दिखा रहा। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं आपको यहां से समझा देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगर किसी सर्विस के स्टेटस में ये लिखा हुआ है लोडेड, तो आप समझ लीजिएगा कि इसके आगे जो सर्विस का फाइल लिखी हुई है वो लोड हुई हुई है। यूनिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैज बीन प्रोसेस्ड, वो फाइल पढ़ी जा चुकी है। एक्टिव रनिंग का मतलब है एक सर्विस है जो एक्टिव है और बैकएंड के बैकग्राउंड में रन चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है।
एक सर्विस ऐसी होती है कि चली और एग्जिट हो गई, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन हुई, वन टाइम। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे वन टाइम से क्या मुराद है? वन टाइम से क्या मुराद है? मैंने यूजर लॉगिन किया, यूजर की एक डायरेक्टरी मैप होके आ गई, बस आ गई। अब वो तो हमारे सिस्टम में मैप हुई भी है, बस हम उस पर काम कर रहे हैं। मैप कब हुई? वन टाइम, जब यूजर लॉगिन हुआ। जब यूजर लॉग आउट होगा तो वो मैपिंग खत्म हो जाएगी। एक होती है एक्टिव वेटिंग। एक्टिव वेटिंग, वेटिंग क्या होती है कि कोई सर्विस है जो बैकग्राउंड में चल रही है और वो वेट कर रही है किसी इवेंट के होने का, या वो वेट कर रही है यूजर के इनपुट का कि यूजर इनपुट देगा तो मैं काम करूंगी अपना। ऐसी सर्विस के आगे लिखा आ रहा होता है एक्टिव वेटिंग। हमारे सिस्टम में इत्तेफाक है कि ऐसी कोई सर्विस हमें नजर नहीं आई। आप अपने सिस्टम में देखिएगा, शायद जो है वो आपकी इस मशीन में कोई ऐसी सर्विस हो जरूर जो इसके आगे लिखा आ रहा हो एक्टिव वेटिंग। फिर उसके बाद मेरे पास इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब है रनिंग नहीं है। मेरे पास अगर कहीं लिखा हुआ था इनेबल तो इसका मतलब है कि वो बूट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। कहीं डिसेबल लिखा हुआ रहा हो तो इसका मतलब है बूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी। और जहां पे स्टैटिक लिखा हुआ रहा हो इसका मतलब है उसके अंदर इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। और वो स्टार्ट होगी किसी और दूसरी सर्विस से जो कि इनेबल होगी। जब मशीन स्टार्ट होगी तो कोई भी बट मे बी स्टार्टेड बाय एन इनेबल्ड यूनिट ऑटोमेटिकली। जिसके आगे भी स्टैटिक लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है वो डिपेंडेंट है किसी और सर्विस के। वो सर्विस चलेगी तो ये भी स्टार्ट हो जाएगी, वो सर्विस नहीं चलेगी तो ये भी स्टॉप रहेगी। तो ऐसी सर्विसेज के आगे स्टेटस के अंदर लिखा हुआ रहा होता है इनेबल और डिसेबल के बजाय स्टैटिक। तो ये हमारे पास सर्विसेज का जो है वो स्टेटस है जिसको आप देख सकते हैं। ये सर्विस का स्टेटस है। और एक चीज जो इसमें बताने वाली है वो जो मैंने आपको नहीं बताई वो क्या है। वैसे तो मैंने आपको ग्रैब करके दिखाया, लेकिन आपको ऐसे भी पता होना चाहिए सिस्टम CTL -- उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, फेल्ड सर्विसेज को देखने का तरीका जो है वो ये है। फेल्ड की स्पेलिंग सही लिखी है ना? तो कितने यूनिट फेल आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे? अब हो रही है। वो कह रहा है मेरे पास फेल्ड कोई भी नहीं है। अगर आप ये कमांड लिखेंगे सिस्टम CTL -- फेल्ड और उसके बाद आप जो है वो लिख दें -t सर्विस, तो आपको वो जो ये -t भी लिख सकते हैं, पूरी टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप = सर्विस, एक ही बात है। उसमें शायद ऐसा लिखा हुआ हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो फेल्ड होंगी उनकी डिटेल जो है वो आपको वो शो कर देगा। फेल्ड सर्विसेज को जो है वो आपको बता देगा। एक और चीज जो कि टारगेट से रिलेटेड है वो भी देख लें। सिस्टम CTL टारगेट से रिलेटेड -t टारगेट, या बल्कि ऐसे नहीं, वो टारगेट्स आपने देख लिए, आप ऐसे देखें गेट डिफॉल्ट। आपका जो डिफॉल्ट टारगेट है वो क्या है वो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको अपना डिफॉल्ट टारगेट सेट करना हो तो आप सेट करें डिफॉल्ट और क्या सेट कर दें, multi-user.target।
इसका मतलब ये है कि आपने अपना डिफॉल्ट जो है वो मल्टी यूजर कर लिया। मल्टी यूजर में और ग्राफिकल में क्या डिफरेंस है? मल्टी यूजर CLI मोड होता है और ग्राफिकल जो है वो GUI मोड होता है। हम इस वक्त कौन से टारगेट पर हैं? मैं यहाँ पे who-r की कमांड लिखूं या रन लेवल की कमांड लिखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टारगेट इस वक्त क्या है। मैं कौन से रन लेवल पर हूं? 5 पे। who-r से पता चल गया। सिंपल रन लेवल की कमांड लिखेंगे तो आपको आपका नंबर पता चल जाएगा कि मेरा नंबर 5 है। 5 का मतलब है लिनक्स चल रही है GUI मोड में। अगर आप इसको CLI मोड में लेके जाना चाहते हैं तो CLI मोड में लेके जाने के लिए जो RHEL 7 में तरीका है, जो RHEL 5 में होता था वो ये होता था init 3, और जो RHEL 7 में है वो क्या है? वो है systemctl isolate multi-user.target। जो मेथड RHEL 7 में था, 7 में है, वो ये है। आप अभी भी पुराना सिस्टम init 3 अभी भी चल जाएगा, लेकिन init 3 को जब आप कॉल करेंगे तो बेसिकली अगली कमांड ही कॉल करेगा, systemctl isolate multi-user.target। तो अगर मैं यहाँ पे init 3 करूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? या मैं systemctl isolate multi-user.target लिख के एंटर करूं तो मैं कहां जाऊंगा? CLI मोड में। ये मेरी मशीन GUI मोड से कन्वर्ट होके चली जाएगी CLI मोड में, और CLI मोड में लॉगिन स्क्रीन आएगी। मैं रूट से लॉगिन कर रहा हूं, उसने मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने पासवर्ड दे दिया। उसने मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने पासवर्ड दे दिया। उसने मुझसे फिर पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैं पासवर्ड चूंकि भूल गया हूं तो इसलिए मुझे सही पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा, वरना इसका पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसका पासवर्ड जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो जाहिर है कि मशीन पहले चल रही थी, पासवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो तो मुझे इस मशीन का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, अगर याद आ भी जाए तो मुझे क्या करना है? मैं एक और मशीन पे गया, अभी देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। भूल गया मैं उसका पासवर्ड। अरे भूला नहीं हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। RWT root R3DH@T Reddit, ये लो पासवर्ड। बस तुम लोग ऐसे ही बोल लेते। रन लेवल इंटर। पहले इसका रन लेवल था 5, अब इसका रन लेवल क्या हो गया भाई? 3। पहले 5 था, अब 3 हो गया। 3 क्यों हो गया? कि हमने इसको GUI में चलाया था और उसको वापस CLI में लेके आ गए। वापस GUI में जाना है तो कमांड लिखूंगा systemctl isolate, और आइसोलेट के बाद लिखूंगा graphical.target। मुझे ग्राफिकल टारगेट में ले जाओ, तो ये मशीन CLI से शिफ्ट होके कहां चली जाएगी? GUI पे, ग्राफिकल टारगेट पे। ये आ गया मेरा ग्राफिकल टारगेट। मैंने रूट से लॉगिन किया, पासवर्ड दिया और जनाब मशीन लॉगिन हो गई। तो आपके पास टारगेट्स को मैनेज करने के लिए क्या ऑप्शन है? टारगेट्स को मैनेज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। systemctl, या तो आप गेट डिफॉल्ट करके डिफॉल्ट टारगेट मालूम करें। आपका जो भी डिफॉल्ट टारगेट है, इसका मतलब ये है कि जब भी मशीन बूट होगी तो डिफॉल्ट टारगेट कौन सा है इसमें जाएगी। और अगर आपको अपना टारगेट कुछ और सेट करना है तो आप सेट करके जाएं और डिफॉल्ट टारगेट अपना क्या सेट कर दें?
जो आप सेट करना चाहते हैं। मैंने देखें क्या सेट कर दिया, मैं भी थोड़ा सा शरारती बच्चा हूं ना, तो मैंने क्या किया भाई, समझ रहे हैं ना, शरारती। मैंने कर दिया सेट डिफॉल्ट रेस्क्यू डॉट टारगेट। अपनी मशीन का डिफॉल्ट सेट कर दिया। कौन सा टारगेट? रेस्क्यू डॉट टारगेट। मेरी मशीन चलेगी और रेस्क्यू टारगेट में पहुंच जाएगी। ये मैंने खुद से सेट किया। अगर आप गेट करके डिफॉल्ट करेंगे तो बताएगा रेस्क्यू डॉट टारगेट, यानी कि तुम अपनी मर्जी से सेट कर रहे हो। और मर्जी से सेट करने के बाद अगर हमने वैसे स्विच करना होगा तो हमें तो पता है ना कि हमारे पास कमांड कौन सी, आइसोलेट की। ग्राफिकल टारगेट करेंगे तो आइसोलेट होके GUI पे चला जाएगा, मल्टीजर टारगेट करेंगे तो आइसोलेट होके CLI पे आ जाएगा। और डिफॉल्ट में अगर आप कुछ भी सेट कर देंगे तो डिफॉल्ट सेट करने का मतलब ये है कि अब वो आपका हो गया डिफॉल्ट। जब भी मशीन बूट करेगी तो आप कहाँ जाएंगे? मैं मशीन को रिबूट कर रहा हूँ तो मेरी मशीन रेस्क्यू में चली जाएगी। लेकिन रिबूट करने से पहले मैं आपके सामने हिस्ट्री में ये जो टारगेट्स की मैंने बात की थी वो टारगेट्स आपको दिखा दूं। अगर आप टारगेट्स की बात करें तो आपके पास कौन कौन से टारगेट्स हैं, ये आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट्स आइसोलेट स्विच करने के लिए। आपके पास टारगेट्स जो हैं वो, आ जाओ भाई, कमांड देंगे। एक कमांड और है जो मैंने आपको बतानी है। वो कमांड क्या है देखें। स्टार्ट आपको पता है स्टेटस का क्या मतलब है, स्टॉप का क्या मतलब है, स्टार्ट का क्या मतलब है, रीस्टार्ट का क्या मतलब है। एक कमांड रिलोड भी है। रिलोड, जब आप किसी फाइल के अंदर, किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किसी भी सर्विस की कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि उस सर्विस को रीस्टार्ट ना करना पड़े तो आप उसको रिलोड कर लेते हैं। रिलोड, मिसाल के तौर पे मेरी एक सर्विस चल रही है वेब की, मैंने उस सर्विस के अंदर कोई छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दी और मैं चाहता हूं कि उस मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट भी आ जाए, लेकिन रनिंग जो यूज़र हैं, जो यूज़र कनेक्टेड है मेरी वेब सर्विस से, उनको कोई फ़र्क भी ना पड़े, तो मैं अपने सिस्टम को रिलोड करवाता हूं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी का इम्पैक्ट भी आ जाए और एग्जिस्टिंग जो कनेक्टेड जो यूज़र्स हैं उनको कोई फ़र्क ना पड़े। एक चीज़ और यहाँ पर उसने मुझे लिस्ट डिपेंडेंसी की भी एक चीज़ बताई है जो मैं आपको बता रहा था कि लिनक्स में अगर आप ये देखना चाहें कि कौन सी सर्विस किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप systemctl लिस्ट डिपेंडेंसीज, ये एक कमांड होती है लिस्ट डिपेंडेंसीज। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि कौन सी सर्विस SSHD की सर्विस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे सामने यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं ज़रा। एंटर। जब मैंने SSH की सर्विस को इंटर किया तो उसने मुझे बताया कि SSH की सर्विस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिएगा ज़रा, ये सारी सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सर्विसेज चलेंगी तो SSH जो है वो चलेगी। तो मैंने कहा यार इसका कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक ऑप्शन होता है डैश डैश रिवर्स का, रिवर्स शॉर्ट फॉर्म में उसने मुझे बता दिया कि SSH की सर्विस जो है वो मल्टी यूज़र टारगेट के ऊपर डिपेंडेंट है और मल्टी यूज़र की जो सर्विस है वो ग्राफिकल टारगेट जो है वो मल्टी यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट है। वो उसने मुझे सिंपल सा जो है वो आंसर कर दिया। SSH की सर्विस कब चलेगी? जब आपका मल्टी यूज़र टारगेट चलेगा। मल्टी यूज़र टारगेट कब चलेगा? ग्राफिकल टारगेट कब चलेगा? जब आपका मल्टी यूज़र टारगेट चलेगा। और मल्टी यूज़र टारगेट चल गया तो SSH की सर्विस भी चल जाएगी। इस तरह से वो हमें मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। कब्स,
उसके बाद फिर आपने डबल रिवर्स। नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि SSHD की जो सर्विस है वो किन टारगेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो टारगेट चलेंगे तो SSH की सर्विस चलेगी, तो उसने मुझे ये बता दिया यहाँ पे। सर्विस रन नहीं हो रही है तो उसकी डिपेंडेंसी चेक कर लें। हाँ, सर्विस ट्रबल शूटिंग के काम में आ जाती है। ऐसा कोई स्विच नहीं है या कोई पता है ऐसा कीवर्ड जिससे हम ये सर्च कर लेंगे लिनक्स की जो बेस रन, मतलब जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हैं MS कॉन्फिग, तो उसमें करेक्ट रनिंग सर्विसेज आ जाती है सारी, देन उसके नीचे एक चेक होता है कि वो सारी सर्विसेज हाइड कर देता है, उससे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए होती है, तो उससे जो एडिशनल होती है हम उसको बंद करके उसकी सर्विसेज को बंद कर देते हैं, तो इससे काफ़ी परफॉर्मेंस में बंद आ जाता है। ऐसा कोई स्विच है इसमें? क्या कह रहे हो? बूट टाइम सर्विस को बंद करने के लिए बस कॉन्फिग माइक्रोसॉफ्ट दिया है। अच्छा, उससे क्या होता है? सर क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज अपलोड होती हैं और रन टाइम के ऊपर जो हम बूट करते हैं, तो कुछ होती हैं जो जिसके जरूरत नहीं होती है परफॉर्मेंस के लिए उसको फॉर एग्जाम्पल सर एडोब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एडोब अपडेटर इंस्टॉल हो जाता है। अब वो हर दफा सिस्टम में जब भी हम बूट करवाते हैं तो वो ऑन होता है और वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है। वो तो इसलिए होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज के बारे में बताता नहीं है। लिनक्स की जो सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कौन कौन सी सर्विस है, आपके सिस्टम में सिर्फ वो सर्विस चलनी चाहिए जिसका आपको पता है। सही है ना? ऐसी कोई चीज फिलहाल तो ध्यान में नहीं है मेरे, होगी तो बता दूंगा। खैर, ऐसी कोई चीज मेरे जहन में नहीं है फिलहाल, जब होगी तो बता दूंगा तुम्हें कि ऐसा कुछ काम हो जाए कि जिससे